Hello, good morning everyone. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So today I am going to continue your chapter, that is chapter 3, and we come on the topic structure of the generalized cell कि एक जर्नल सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक जर्नल सेल किससे बनी हुई है. तो एक जर्नल सेल किससे बनी हुई है बेटा? इट इज़ मेड अप ऑफ अ कवरिंग दैट सेपरेट इट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो इसको इसकी सराउंडिंग से अलग करती है, इसके एनवायरनमेंट से अलग करती है, इसको एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है. इसको क्या बोलते हैं? दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, या इसी को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कोई भी नेम हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग है, सेल के अंदर एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहाँ पे. डार्क स्टेन्ड मीन्स डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर. इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज न्यूक्लियस. ये क्या है? न्यूक्लियस. और यहाँ पे फ्लूइड के जैसा जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. ठीक है. और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. व्हाट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर? यहाँ पे डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिनके स्पेसिफिक फंक्शन है. लाइक जैसे हमारा घर होता है, ठीक है, हमारे घर में अलग अलग कंपार्टमेंट हैं. किचन में खाना बनता है, डाइनिंग रूम पे आप खाना खाते हो, ठीक है, ड्राइंग रूम पे आपके गेस्ट आ रहे हैं या आप रेस्ट कर रहे हो, बेडरूम में आप सो रहे हो. तो ये हमारे घर में डिफरेंट कंपार्टमेंट है ना, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. ऐसे ही सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं एंड दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन. उन सबका एक अपना काम है. और उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल देम सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है. तो आज हम यही पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, और सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन है. सो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ कवरिंग जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसके एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है, एंड इट प्रोवाइड अ फिक्स शेप. क्या प्रोवाइड करती है? इस सेल को शेप प्रोवाइड करती है. ठीक है. सेल का शेप कौन डिटरमाइन करेगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दूसरा ये क्या है बेटा? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. कैसी मेम्ब्रेन है बेटा ये? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या मीनिंग है इसका? इसका ये मीनिंग है कि ये अपने अंदर से सेलेक्टेड साइज के सब्सटेंसेस को ही क्रॉस होने देगी. मीन्स it will decide who can enter the cell and who can leave the cell. कौन सेल के अंदर आ सकता है, कौन सेल से बाहर जा सकता है, that is determined by the cell membrane. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? It is selectively permeable membrane. ठीक है बेटा. सो ये रेगुलेट करती है, ये कंट्रोल करती है कौन सेल के अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा. देन एक और कवरिंग होती है बेटा, सेल वॉल. जैसे सेल मेम्ब्रेन है ऐसे ये कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल, बट इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स. सिर्फ किस में मिलती है बेटा? ये प्लांट सेल्स में. अगर मैं एक प्लांट सेल को ड्रॉ करूंगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. दे हैव एडिशनल मेम्ब्रेन. ये क्या है? सेल वॉल है, और इसके अंदर यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये प्लांट सेल है. ठीक है. और जब मैं खाली ऐसे ड्रॉ करूंगी ना जिसके पास एक ही मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, तो वो एनिमल सेल है. ये क्या है? प्लांट सेल है. और ये जो सेल वॉल है ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये किसी को परेशान नहीं करती. ये कहती कोई आए कोई जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट इज परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस. ठीक है. सेल वॉल का काम क्या है बेटा? इट प्रोवाइड रिजिडिटी. इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. रिजिडिटी का मतलब होता है आप प्रेशर कितना ही लगा लो, प्रेशर लगा लो लेकिन शेप चेंज नहीं होएगी. दैट इज रिजिडिटी. कांट चेंज शेप. ठीक है. शेप चेंज नहीं होने देता है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिजिडिटी. किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से. और सेल वॉल किससे बनी होती है? क्यों इतनी रिजिडिटी है ये, क्यों इतनी रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि ये बनी हुई है बेटा सेलुलोज से. और सेलुलोज है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको डिग्रेड करना, तोड़ना बहुत मुश्किल काम है. इसीलिए सेल वॉल इसको क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी.
नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मेम्ब्रेन का बना हुआ है, लाइक दिस, इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट करती हैं कि कौन सेल के अंदर आएगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन आएगा और कौन न्यूक्लियस से बन के बाहर जाएगा। दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को एक कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे बिना मेम्ब्रेन वाला ऐसे ही इकट्ठा सा हो रखा है, एक मास है बेटा, एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। कोई इसका खास फंक्शन नहीं है। फिर न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फ्लूइड होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, ऐसे ही इसके पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बेटा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, वो सब यहाँ पे होगा। फिर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम्स। क्यों है इतने इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनका काम है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, हेरिडिटरी दैट वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट, जो हमें हमारे पेरेंट से मिली हुई है, दैट इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो मेरे अंदर कैरेक्टर है मेरे मम्मी पापा के, वो कहाँ से आए हैं, वो क्रोमोसोम से ही तो आए हैं। तो ये क्या करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। किसकी हेल्प से? ऐसा क्या है क्रोमोसोम के पास? तो क्रोमोसोम के पास क्या है बेटा, जीन्स हैं। तो एक्चुअल किसका ट्रांसफर होता है, जीन्स का। तो ये रेगुलेट करेगा कि एक सेल के अंदर क्या चीज़ें बनेंगी और क्या नहीं बनेंगी, एक ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम। और इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल। ये है न्यूक्लियर पोर, जहां से चीजें बाहर आती हैं न्यूक्लियस से या अंदर जाती हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देन वी टॉक अबाउट वेरियस सेल ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है बेटा, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस से ही ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, लाइक दिस। ये कौन है, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो इसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स है। अब ये राइबोसोम्स क्या है बेटा, राइबोसोम्स एक्चुअल में प्रोटीन बनाने के काम आता है। सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, राइबोसोम्स की हेल्प से बनेगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। प्रोटीन बनाने का फंक्शन किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। न्यूक्लियस से कुछ चीजें बनके यहाँ पे आती हैं, फिर यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, उनका ट्रांसफर इधर कराना, सेल के अंदर कराना, ठीक है, साइटोप्लाज्म में करवाना। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनेली होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक पास, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर गोल्गी बॉडीज। क्या है बेटा ये, गोल्गी बॉडीज। इनका काम क्या है, यहाँ से सेल के अंदर से मान लो प्रोटीन बन के आए, इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इस प्रोटीन को मॉडिफाई करना, इसके साथ ग्लूकोज लगाना है, कुछ और लगाना है, मीन्स इसकी मॉडिफिकेशन करना, और मॉडिफाई करके इसको क्या बनाना है, हो सकता है प्रोटीन से एंजाइम बन जाए, हो सकता है हार्मोन बन जाए, या हो सकता है कोई और केमिकल बन जाए। तो मॉडिफिकेशन करने का काम, फिर उसको पैक करने का काम, पैकेजिंग, और फिर उसको इसकी ज़रूरत कहाँ पे है, ये पैक होने के बाद यहाँ पे किसकी ज़रूरत कहाँ पे है, सेल के अंदर है या सेल से बाहर है। तो इनके ट्रैफिकिंग वहीं पहुँचाने का फंक्शन किसका होता है बेटा, गोल्गी बॉडीज़ का। ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ ने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ बन के आई उसको मॉडिफाई करना, उसका पैकेजिंग करवाना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना। ऐसे ही एक चीज़ को बनाता है ये गोल्गी बॉडीज़, किसको बनाते हैं बेटा, लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्या हैं, ऐसे ही यहाँ से प्रोटीन बन के आते हैं और ये प्रोटीन एंजाइम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एंजाइम वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वेसिकल बन जाता है बेटा। लाइसोसोम क्या है, दे आर द वेसिकल, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड, और जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, खूब सारा, क्या भरा होता है इसके अंदर, खूब सारे बेटा एंजाइम्स।
और ये एंजाइम्स जैसे ही सेल के अंदर कोई ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आ जाए कि सेल को खतरा है, भाई सेल के अंदर कुछ अनवांटेड थिंग्स आ गई हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो नहीं चाहती सेल, तो ये क्या करता है उस कंडीशन में ये खुद टूट जाएगा, इट विल ब्रस्ट आउट, फूट जाता है ये और अपने एंजाइम्स निकाल देता है बाहर और जाके उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। इट मीन्स इसने क्या किया, सेल की भलाई के लिए खुद को ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो फॉर सेल शेक इट ब्रस्ट आउट इट सेल्फ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, सुसाइड बैग्स। मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, उनके आसपास ही होते हैं गोल्गी बॉडीज, ये भी ट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई वो यहाँ पे मॉडिफाई होंगी और देन उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे ही एक सब्सटेंस बन के आया लाइजोसोम, लाइजोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो आप फूड डाइजेस्ट करते हो, और फूड हम कहते हैं ना फूड से एनर्जी बनेगी, तो फूड से एनर्जी बनाने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ऐसे होते हैं, दो मेम्ब्रेन होगी, एक ये मेम्ब्रेन एक ये अंदर वाली, तो इनका काम क्या होता है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करना। और किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, जैसे मेरे पास पैसा है तो रुपीज़ में है, 10 रुपीज़ है, 100 है, तो ऐसे ही सेल के पास एनर्जी है तो वो एटीपी में है, एक एटीपी है, 2 है, 3 है। एटीपी क्या है बेटा, दे आर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहीं तक आज हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था बेटा। आप इसको बुक से रीड करोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।